आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हम मेनली ये डिस्कस करेंगे कि चार्ज के मोशन स्टेट में, मीन्स चैप्टर 3 में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने यही डिस्कस किया कि चार्ज जब मोशन स्टेट पे होता है तो क्या क्या फिनोमिना होती है। जैसे चार्ज मोशन स्टेट पे होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सो इस चीज़ को हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट का हमने मैकेनिज्म देखा, उसके बाद उसको फैक्टर्स देखे जैसे कि रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, उससे रिलेशंस देखें। अब उसके बाद मूविंग चार्ज ही एक और इफेक्ट इनका होता है जिसको हम इस चैप्टर में चैप्टर 4 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज जब भी रेस्ट पोजीशन पे होता है, सपोज़ ये चार्ज क्यू है और ये जो है रेस्ट पोजीशन में, मींस इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अपने सराउंडिंग में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, कि जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तो वहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपने देखा होगा कि पूरे चैप्टर में हमने कभी भी चार्ज को मोशन स्टेट में नहीं देखा, हमेशा चार्ज क्या होता था, रेस्ट। सो चार्ज जब भी रेस्ट में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ही चार्ज जो है यूनिफॉर्मली मूव करना स्टार्ट कर देता है, मींस ये b स्पीड से ये मूव करना स्टार्ट कर दे, तो जैसे ही चार्ज ये b स्पीड से मूव करता है तो उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ही एक और फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक एडिशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, उसी तरीके से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिंपली इसका डिफिनेशन उसी तरीके से दे सकते हो जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल फील्ड का दिया हुआ है या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या डिफिनेशन दिया था कि किसी भी चार्ज के अराउंड में ऐसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में ऐसा स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सिंपली हम इसको आगे और भी डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ जनरली ये देखते हैं कि मूविंग चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई चार्ज यूनिफॉर्मली मूव करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अगर यही चीज़ एक्सेलरेटेड मोशन करता होता, सपोज़ ये चार्ज जो है क्यू चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दे, तो एक्सेलरेट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ एक और चीज़ ये प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके साथ ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। तो हम इस पार्ट को जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कोई चार्ज यूनिफॉर्मली मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो अब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली कैसे ये ऑब्ज़र्व हुआ, तो एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था ऑस्टेड साइंटिस्ट थे। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट अब हम देखेंगे, ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों यहाँ पे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूफ होता है कि मूविंग चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि एक हमने क्या लिया, AB एक कंडक्टिंग वायर लिया, AB कंडक्टिंग वायर लेंगे और इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं एक सेल और उसके साथ एक की से हमने AB वायर को कनेक्ट कर दिया। ये सेल है, सेल का EMF हम मान लेते हैं E है और यहाँ पे एक की लगा हुआ है इसके साथ सीरीज में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इस AB कंडक्टिंग वायर के नेबर में ही हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस कर देते हैं। सपोज़ ये मैग्नेटिक नीडल प्लेस कर दिया हमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक नीडल का वर्क क्या होता है। जैसे आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डिटेक्शन करता है या उसको हम एज ए कंपास यूज़ करते हैं, मीन्स डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो ये मैग्नेटिक नीडल जो होती हैं
ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती हैं, या ये कहो कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये क्या करती हैं, अपने एक्सिस पे मूव कर सकती हैं। ये अपने एक्सिस पे इस तरीके से, ऐसे अगर ये निडल है तो निडल अपने एक्सिस पे इस तरीके से ये मूव करती है, डिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये मूव करती है कब, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहाँ पे ये क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में अलाइंस होने की कोशिश करेगी, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने यहाँ पे इसके ए बी वायर के नेबर में हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक निडल, या ये कह सकते हो कंपास निडल यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच को अब ऑन करेंगे, तो की को जैसे ही ये ऑन किया हमने, यहाँ पे ये इसको ऑन कर दिया। ऑन करते ही हुआ क्या कि यहाँ पे हमें ऑब्ज़र्व जो हमने किया कि जैसे आप यहाँ पे की को ऑन करते हो, तुरंत ये मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती। ये अपने इस तरीके से अगर है तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और ये डिफ्लेक्ट करने का रीज़न क्या है, इसका मतलब यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से होगी, तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा, जैसे ही हमने की को ऑन किया होगा, यहाँ पे करंट फ्लो की होगी इस सर्किट में, और सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो करती है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ए बी कंडक्टिंग वायर के सराउंडिंग में। अच्छा, करंट को हम क्या करते हैं, करंट एक्चुअली में क्या चीज़ होती है, तो करंट क्या होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यूनिफॉर्मली स्पीड से मूव करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। या इलेक्ट्रिक करंट की आपने ये भी डिफिनेशन पढ़ी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स चार्ज के फ्लो रेट को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब करंट की वजह से हो रही, मीन्स इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए होंगे, इस कंडक्टिंग वायर में मूव किए होंगे विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कि चार्ज जैसे ही इसका मतलब यहाँ पे इस कंडक्टिंग वायर में मूव किया तो जिसकी वजह से करंट बनी, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूविंग चार्ज को ही क्या बोलते हैं, करंट। और करंट की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी कंडक्टिंग वायर से मूव करती है तो वहाँ पे उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली अगर हम देखें तो एक्चुअली में करंट नहीं बल्कि ये मूविंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो इस तरीके से ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है। और ऑर्स्टेड ने एक चीज़ और भी बताई, डायरेक्शन के लिए भी बताई, कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस हो रही है, ये जिस डायरेक्शन में, अगर हम एक स्विमर ले लें, एक कोई पर्सन है स्विम कर रहा है इसके पैरेलल, तो करंट की डायरेक्शन में अगर कोई पर्सन स्विम कर रहा हो तो उसके आप कहोगे करंट की डायरेक्शन में अगर ये स्विम कर रहा है, सपोज दैट ये पर्सन है, ये पर्सन है जो स्विमिंग कर रहा है यहाँ पे इसके जस्ट पैरेलल में, वायर के पैरेलल, मीन्स करंट के डायरेक्शन में। तो जो करंट का जो आपका जो निडल का डिफ्लेक्शन होगा उसके राइट हैंड के साइड में होगा, मीन्स इसका ये राइट हैंड है तो करंट का जो ये डिफ्लेक्शन होगा ये इस तरफ राइट की तरफ होगा। और अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो हमने ये भी देखा कि वहाँ पे मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन आपने क्लास 10th में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जो कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ होता है कि मीन्स जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ऑर्स्टेड ने ये सारा ऑब्जर्वेशन दे दिया कि मीन्स ये प्रूफ हो गया कि करंट से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। बट अब इसके लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया, ये भी कह सकते हैं कोई फैक्टर इन्होंने नहीं बताया कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसके फैक्टर्स को देखते हैं। इस फैक्टर को जो एक्सप्लेन किया जिन्होंने, ये दो साइंटिस्ट थे, बायो एंड सेवर्ट। तो इसे हम लोग बोलते बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ। अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे बायो सेवर्ट लॉ को। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या है, बायो सेवर्ट लॉ में इन्होंने क्या बोला कि कोई भी एक हम कंडक्टिंग वायर का एक सेगमेंट ले लें, सपोज
ये कंडक्टिंग मीन्स किसी भी शेप का, ठीक है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, किसी भी शेप का एक हमने क्या लिया, कंडक्टिंग वायर लिया। और सपोज करते हैं इससे करंट कितनी पास हो रही है, आई पास हो रही है। अब इस आई करंट पास हो रही है तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा हम डीएल एलिमेंट ले लेते हैं, पूरा वायर नहीं ले रहे, मीन्स इस पर एक स्मॉल एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो स्मॉल एलिमेंट डीएल है, स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया डीएल। अब इस डीएल एलिमेंट का जो मिड पॉइंट है उसको सेंटर एज्यूम कर लेते हैं, इस सेंटर को हम बोल देते हैं ओ, यहाँ पे ओ इसका हो गया सेंटर। अब यहाँ से सपोज हमें पता करना है कि कोई जनरल पॉइंट ले लिया इस वायर के अराउंड में, जैसे अब ये तो हमें क्लियर है कि जैसे इस कंडक्टिंग वायर से करंट पास होगी तो इसके सराउंडिंग में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं कि इसके सराउंडिंग में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेते हैं P। सपोज ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने P यहाँ पे लिया हुआ है और ये जो करंट एलिमेंट है उसकी सेंटर से ये जो है R डिस्टेंस पे है, मीन्स हमने इसकी एक पोजीशन वेक्टर आप कह सकते हो बना दिया। मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो आपका जिस पॉइंट के थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों के बीच हमने क्या बना दिया, पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया, जिसको हम बोल रहे हैं R वेक्टर R, या इसका मैग्नीट्यूड R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। और करंट एलिमेंट आई डी एल, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये करंट पास हो रही आई, और ये जो हमने छोटा सा सेगमेंट इस पर लिया, पूरा हमने कंडक्टिंग वायर नहीं लिया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए हमने डीएल को कंसीडर किया, मीन्स स्मॉल सेगमेंट। तो ये जो डीएल सेगमेंट आपका है इसको हम आई डी एल अगर हम लिखें तो इसे बोलते हैं हम लोग करंट एलिमेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग करंट एलिमेंट। तो ये करंट एलिमेंट को एज ए वेक्टर हम ट्रीट करते हैं, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स ये जो आप देख रहे हो डीएल क्या हो गई, आई डी एल को मिला के हम वेक्टर, मीन्स इसकी डायरेक्शन जो होगी करंट की डायरेक्शन होगी और इसका मैग्नीट्यूड करंट की मैग्नीट्यूड होगी। तो आई डी एल एक हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद अब हम करंट एलिमेंट ये आप देख रहे हो और ये आर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल हम डिफाइन करते हैं, सपोज ये एंगल है थीटा, सपोज ये एंगल हो गया थीटा। तो बायो-सैवर्ट ने क्या बोला कि इन्होंने अपना लॉ दिया, कैसे, एक्सपेरिमेंटली। इन्होंने इस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट ऑब्ज़र्व किया इन्होंने कि इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हम मान लेते हैं बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं डीवी। डीवी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से करते हैं, बट यहाँ पे जो हम डीवी लिख दिया इसका मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रही है। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने कहा कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड इन्होंने कहा कि ये डीवी मैग्नेटिक फील्ड मीन्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द करंट एलिमेंट। मीन्स करंट एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स सेपरेशन जितना ज़्यादा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जितना आप दूर लोगे उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला कि प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग एलिमेंट, लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग एलिमेंट। मीन्स डीएल के ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स आपका जो डीएल है करंट कैरिंग एलिमेंट, जितना बड़ा आप लेते हो, जितना ज़्यादा लेंथ की होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। सो डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग एलिमेंट। एंड नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर क्या है कि यहाँ पे आप जो एंगल देख रहे हो, इस एंगल पे भी ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल पे कैसे करता है, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। मीन्स ये हो गया साइन
थीटा। तो ये ओवरऑल इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल कंबाइन करके अगर इनको लिखना चाहें तो कंबाइन करके आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे dV इज इक्वल टू लिखें, सिर्फ dV इज इक्वल टू, तो dV इक्वल टू जैसे आप प्रोपोर्शनल यहाँ से रिमूव करते हो देन हमें क्या मिल जाता है, प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते ही हमें मिल जाता है यहाँ पे कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये हमें कांस्टेंट मिल जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसे हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, या ये बोल सकते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dV, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं, dV इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl, उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन का हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर सपोज हमने ले लिया आर कैप, तो आर कैप के प्लेस पे ही हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपान आर, मीन्स उस वेक्टर का वेक्टर आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो सो हम ओवरऑल यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं वेक्टर आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को हम आर मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आर। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे फाइनल फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इस फॉर्मूले को dB इज इक्वल टू वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद I, अब देख सकते हो यहाँ पे I dl साइन थीटा वेक्टर आर है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में ही लिखना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम I dl को एक वेक्टर कर देंगे, मीन्स करंट एलिमेंट का वेक्टर, और हम वेक्टर R दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर I dl, एक वेक्टर हो गया ये करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक, क्रॉस वेक्टर R, ये हो गया अपान, अब ये आर स्क्वायर एंड आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर क्यूब। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला, इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो आप यहाँ पे बायो-सैवर्ट लॉ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया। फिर से हम देखेंगे कि हमने किसी भी रैंडम शेप का एक क्या किया, करंट कैरिंग वायर लिया। इस करंट कैरिंग वायर में करंट हमने सपोज किया कि आई करंट इससे फ्लो कर रही है, तो हम इसका पूरा वायर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट हमने क्या लिया DL, और DL का जो मिड पॉइंट है उसको हमने एज ए सेंटर डिसाइड कर दिया, सपोज O है। अब इसके थ्रू जैसे ही करंट पास होगी तो इसके सराउंडिंग में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया P जो है इसका जो पोजीशन वेक्टर हमने बना लिया R, तो इनका पोजीशन वेक्टर और करंट कैरिंग एलिमेंट मींस IDL इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल हमने सपोज किया इस पोजीशन के लिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कितना है, थीटा। अगर यही ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम यहाँ लेते हैं तो इसका एंगल क्या होता है, कुछ अलग होता, या हम यहाँ लेंगे तो और एंगल कुछ अलग होगा। तो ओवरऑल ये जो आपका थीटा ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट उसके बाद अब हम यहाँ पे फैक्टर्स हमने देखा कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो कि क्या है DB है। अब ये DB मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया बायो-सैवर्ट ने कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड नेक्स्ट कि यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है।
मीन्स लेंथ आप जितना बड़ा कंडक्टिंग वायर का रखते हो उसके थ्रू जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट, दोनों के बीच का एंगल है, तो इस एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल हम इनको यहाँ पे कंबाइन करके लिख सकते हैं dV डायरेक्टली में आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, या ये लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल। जैसे ही हम यहाँ पे रिमूव करते हैं तो हमें एक क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, जिसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या ये कह सकते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे dV इज इक्वल टू, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हमने क्या यूनिट वेक्टर आर कैप लिया होगा, आर कैप के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, सो वेक्टर आर अपान आर। देन यहाँ पे हमने फिर ये देखिए आप, यहाँ पे लास्ट हमने इसका वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा हुआ है dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल मीन्स करेंट कैरिंग एलिमेंट क्रॉस पोजीशन वेक्टर अपान आर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे ये सारे फॉर्मूले मिल गए। अब इसके बाद हम इसके फैक्टर्स को देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब जैसा कि हमें पता है बायो-सेवर्ट लॉ में जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो सपोज़ ये आपकी जो है कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अब इसमें से करंट पास हो रही थी, इसके नेबर में हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया P और एक हम यहाँ पे सपोज़ करते हैं हमने ले लिया Q, दो अलग अलग पॉइंट्स ले लिए आइदर साइड में। तो सपोज़ ये एलिमेंट है यहाँ पे DL, इस DL एलिमेंट है, तो यहाँ से इसकी पोजीशन वेक्टर हम कहते हैं R1 है और इसकी पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं R2 है, अलग अलग ये दोनों पॉइंट्स की ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है P एंड Q। तो यहाँ पे दोनों पे अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, बट अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए इसके लिए इन्होंने रूल दिया राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करें, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें, देन हमारी जो फिंगर्स हैं इन फिंगर्स की जो डायरेक्शन होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सो हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो एज ए कंडक्टिंग वायर, सपोज करिए कि हमने कंडक्टिंग वायर को पकड़ लिया और अपने थंब को किस डायरेक्शन में लिखा, करंट की डायरेक्शन में, देन हमारी उंगलियों की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर हम पकड़ेंगे तो हमारी उंगली की डायरेक्शन इस तरीके से इस तरफ से इंटर कर रही है और ऐसे निकल रही, ये देख सकते हो आप, ये इस तरीके से थंब की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में है, एंड देन उंगलियाँ इस तरीके से हमारी मूव कर रही हैं ऐसे ये। तो आप कहोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से इंटर कर रही और इस तरफ से निकल रही, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आप कहोगे यहाँ पे होगी, मीन्स सर्कुलर फॉर्म में होगी इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में होगी, तो अगर हम इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे अगर देखें कैसे डायरेक्शन होगी, तो आपको बता दें एक डायरेक्शन और हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये परपेंडिकुलर इनवर्ड ऐसे जा रही है, इनवर्ड, तो इनवर्ड जब भी जाती है तो उनको हम क्रॉस साइन से दिखाते हैं, क्रॉस साइन बना दिया, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक। और यहाँ पे जब हम आउटवर्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे इंटर की होगी, ऐसे घूम के फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे आउटवर्ड आई होगी, तो यहाँ पे आप कहोगे जो डायरेक्शन होगा इसको हम दिखाएंगे ऐसे डॉट से, ये डॉट, तो डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसको हम एक पेपर प्लेन अगर हम एज्यूम करें तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे होगी, ऐसे बाहर आ रही होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड के लिए डॉट साइन यूज़ करते हैं, एंड पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट के लिए हम क्रॉस साइन यूज़ करते हैं। तो सो यहाँ पे हमने क्रॉस साइन लगाया है P के लिए, मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो सो हमने यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि सपोज दैट कि ये आपकी कंडक्टिंग वायर है जिससे करंट I पास हो रही है। अब हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये यहीं इसी लेंथ की है, मींस AB लेंथ की। अब हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हमने इसी के अलोंग ले लिया,
ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसी के अलोंग हो गया हमारा, इसी कंडक्टिंग वायर के अलोंग हो गया। तो उस केस में आपका जो एंगल, आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने जब ऑब्जर्वेशन, जैसे सपोज इसका रेफरेंस पॉइंट है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने कहीं यहाँ लिया था, तो ये एंगल ही थीटा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे P पॉइंट यहाँ ना लेके अगर हम इसी के अलोंग ले लें, उसी कंडक्टिंग वायर के ही डायरेक्शन में ले लें, ठीक है। तो इस वायर के अलोंग हमने अगर ये पॉइंट P पॉइंट यहाँ ले लिया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, बिकॉज ये थीटा क्या होता है? करेंट कैरिंग एलिमेंट, ये मान लेते हैं करेंट कैरिंग एलिमेंट DL और पोजीशन वेक्टर R के बीच का एंगल होता है। जब ये पॉइंट हम जैसे जैसे इधर लाएंगे एंगल घटता जाएगा। अब आप सोचो कि इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो एंगल और घटेगा, और इधर लाएंगे तो और घटेगा। तो अगर हमने इसी के अलोंग ला के रख दिया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में हमें फॉर्मूला जो पता है dB = IDL। तो इस केस में आप यहाँ दिखाओगे कि थीटा की वैल्यू, इस केस में थीटा की वैल्यू हो गई 0। तो 0 जैसे ही हो जाती है तो dB की वैल्यू क्या हो जाएगा? μ0/4π × IDL sin 0/r²। ये नॉर्मली वेक्टर फॉर्म में नहीं, अगर हम नॉर्मली लिखें तो क्या लिखते हैं? μ0/4π IDL sin θ/r²। तो थीटा जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? 0 डिग्री। और जैसे ही यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री पुट करेंगे, देन ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल टर्म को क्या कर देगा? 0। तो देन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन निकल के ये आता है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट उस किसी कंडक्टिंग वायर के अलोंग लेंगे, मतलब उसी के अलोंग अगर लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होगी? 0 होगी। मीन्स करंट उसमें कितना भी हो, कुछ भी हो, बट क्योंकि एंगल थीटा की वैल्यू 0 हो जा रही, तो इसलिए उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0 हो जा रही। तो इस तरीके से बायो-सेवर्ट लॉ का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि किसी कंडक्टिंग वायर के अलोंग अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट या डायमेंशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम उसकी जो यूनिट या डायमेंशन होती है उसको हम दूसरे फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट छोटा सा जानते होंगे। व्हेन किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो देन क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो उस फोर्स से हम वहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन को वहाँ पे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम अभी यूनिट डायमेंशन को स्किप करते हुए हम यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला हम करेंगे एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। यहाँ पे लिखते हैं एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पे फाइंड करते हैं। अब सेंटर पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो सपोज करते हैं यहाँ पे एक हमने ले लिया करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। तो ये इस तरीके से आप ले सकते हो। अब आप देख सकते हो ये एक सर्कुलर रिंग है, इस रिंग में करंट यहाँ से इंटर कर रही है, इस तरीके से ये पास होते हुए यहाँ से ये निकल जा रही है। और यहाँ पे सेंटर हमने लिया इसका O है, और इसकी रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल R इसकी हो गई रेडियस। अब सपोज़ करें यहाँ पे कि इसमें जब हम करंट पास कर रहे हैं I, करंट कितनी पास हो रही है? यहाँ पे I पास हो रही है। तो एक छोटा सा हम क्या करते हैं, इस पर करंट कैरिंग एलिमेंट कट करते हैं। मीन्स ये पूरे वायर के सरकमफ्रेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया DL। अब DL हमने ये एलिमेंट कट कर लिया। तो DL एलिमेंट कट करने के बाद अब इसका सेंटर मान लेते हैं ये पॉइंट है। इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे
एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो पोजीशन वेक्टर हम सपोज करते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर की जो लेंथ होगी इसकी रेडियस के बराबर ही होगी, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, आर ही होगी। और यहाँ पे इनके बीच जो एंगल हम डिफाइन करना, ये एंगल मीन्स करंट कैरिंग एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर का एलिमेंट का बीच का जो एंगल थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, 90 दिख रही है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ श्योर हो गया कि ये 90 है और पोजीशन वेक्टर की जो लेंथ है उसके रेडियस से इक्वल है, मीन्स आर है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि इस पे बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ हमने पढ़ा है किसी भी शेप की करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट हमने डीएल लिया जिसमें करंट क्या है, आई है। तो हम लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90, यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 बाई डिस्टेंस क्या है, ये पोजीशन वेक्टर की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर हमने लिया है, तो ये लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर। देन डी बी को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो सो यहाँ पे 1 रखेंगे तो वही सेम रह जाएगा आई डी एल बाई आर स्क्वायर। उसके बाद जो है यहाँ पे अब ये तो हो गया ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया, यहाँ पे ये dl, इस एलिमेंट के थ्रू यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, dv आ गई। तो अगर हम पूरे सरकमफ्रेंस के थ्रू अगर हम पता करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी स्मॉल एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक, तो दोनों साइड को जैसे ही हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन डी बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि जैसा कि हमें इंटीग्रेशन का रूल पता है कि हम यहाँ पे डी बी को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बी, मीन्स हम इंटीग्रेट करने मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो सो टोटल हमें मैग्नेटिक फील्ड हम सपोज करते हैं ये आ गया, बी आ गया, तो बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमें रूल क्या पता होता है कि जितने भी कांस्टेंट उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ डीएल है, यहाँ पे डीएल ही, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये क्या वेरिएबल, जैसे हम ये आर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो डीएल क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो सो डीएल के अलावा और सारी चीज़ें क्या हैं इस केस के लिए कांस्टेंट, मीन्स म्यू नॉट अपान 4 पाई भी कांस्टेंट, आई करंट की वैल्यू भी जो उसमें सर्कुलेट करे कांस्टेंट, एंड आर रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज आल्सो कांस्टेंट। देन डीएल वेरी कर रहा है, तो डीएल को हम छोड़ के सब कुछ बाहर यहाँ पे लेके म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यहाँ पे क्या आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई आर स्क्वायर, बचा क्या अपना dl। अब dl क्या है, dl की वैल्यू अगर हम dl को इंटीग्रेट करें मतलब dl को छोटे छोटे जितने भी इस पे एलिमेंट है कर, ठीक है, dl उसको हम कंबाइन करें तो ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, इसके सरकमफ्रेंस आ जाएगी। मीन्स dl को यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स को हमने ब्रेक किया है इस सबको अगर हम ऐड कर डालें, सारी लेंथ को ऐड करें तो क्या मिलेगी हमें, उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो मीन्स dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। तो सो आप यहाँ पे लिख सकते हो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू dl की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे, dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 पाई r, और जहाँ से 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, या एक चीज़ आप कर सकते हो, आप कैंसिल ना करके इसके दो फॉर्मूले अलग अलग अभी हम लिखते हैं, 2 पाई ये r, 2 पाई r। अब इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई r बाई 2 पाई आई इंटू 2 पाई r बाई ये हो गया r स्क्वायर। तो
तो एक तो फॉर्मूला ये आपका आ जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने dl की वैल्यू 2πr रख दी, देन ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये आप ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे लाइटिंग है जिस वजह से हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b = μ0/4π इंटू 2π से ये देख सकते हो। अभी हम अब यहाँ पे कट करके लिख दे रहे हैं, मीन इसको सिंप्लीफाई करके। तो μ0 ये हो गया, ये 2 यहाँ पे बचेगा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग μ0I 2π से 2π करके मीन्स r बच रहा है यहाँ पे, एक r से ये r भी कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे μ0 न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या है μ0I 2πr, यहाँ से ये 2π से ये 4π कैंसिल हुआ, r से ये r कैंसिल हुआ। देन यहाँ पे जो बच रहा है b = μ0I यहाँ पे हो जाएगा 2 और एक r बच रहा है 2r। तो ये एक फॉर्मूला आपका हो जाएगा μ0I 2r, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी μ0I/2।